आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सिर्फ इंडियन मीडिया को ही नहीं बल्कि देश में वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट और जस्टिस सिस्टम को लेकर भी एक बहुत बड़ी डिबेट ना अपने टाइम में शुरू कर दी थी। ये केस है तरुण तेजपाल केस। एक केस जो नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जिसमें 2021 में एक्विंटल हुआ और अब अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस एक्विंटल को सेट असाइड करते हुए तरुण तेजपाल को रेप के केस में कन्विक्ट कर दिया है और 10 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ फाइन भी लगाया उनके ऊपर। आज के इस एपिसोड में हम पूरी जो लीगल टाइमलाइन है वो समझेंगे कि किस दिन क्या हुआ, किस कोर्ट ने क्या कहा और किस वजह से हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया। तो सबसे पहले ना थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो तरुण तेजपाल इंडियन जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम माना जाता था। साल 2000 में तरुण तेजपाल ने इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन तहलका की को फाउंडिंग की थी। तहलका ने कई बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए और सबसे फेमस था ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें डिफेंस डील्स में एलिजेड करप्शन एक्सपोज किया गया। उस वक्त ना तहलका को काफी फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक सिंबल माना जाता था। हाँ, और फिर ना उसके बाद 2013 में तरुण तेजपाल पर उनकी ही एक जूनियर कोलीग ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। तब पूरा का पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री था ना, इस न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। रिपोर्ट्स के हिसाब से टाइमलाइन शुरू होती है नवंबर 2013 से। गोवा में तहलका के एनुअल इवेंट थिंक फेस्ट चल रहा था। कंप्लेनेंट जो तहलका में जूनियर जर्नलिस्ट थी, उन्होंने आरोप लगाया कि 7 नवंबर और 8 नवंबर 2013 को होटल के लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप किया। इंडियन लॉ के हिसाब से ना सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर की जो पहचान है वो पब्लिक नहीं की जाती है, इसलिए हम उनका नाम यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे। एज पर रिपोर्ट्स, इंसिडेंट के कुछ दिन के बाद कंप्लेनेंट ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर को ईमेल लिखकर अपनी कंप्लेन भेजी। उसी ईमेल में उन्होंने डिटेल में बताया कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये कंप्लेन जो थी ना वो इंटरनल थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये मैटर पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल थे। और पता है, बीबीसी एंड गार्जियन की रिपोर्ट के हिसाब से तरुण तेजपाल ने पहले एक ईमेल लिखा। उसमें कहा कि ये कोट एंड कोट अ लैप्स ऑफ जजमेंट और मिसलीडिंग ऑफ द सिचुएशन थी। ये स्टेटमेंट उस वक्त काफ़ी डिस्कस हुआ था। बाद में ना तरुण तेजपाल ने अपनी पोजीशन बदली और एलिगेशन को डिनाई किया कि उनका कहना था कि ये सब पॉलिटिकल वैंडेटा है उनके अगेंस्ट में। गोवा पुलिस ने 23 नवंबर 2013 को सुओ मोटो एफआईआर रजिस्टर की। बाद में कंप्लेनेंट का डिटेल्ड स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ। फिर ना उसके बाद तरुण तेजपाल ने एंटिसिपेटरी बेल की ना कोशिश की थी, लेकिन बेल रिजेक्ट होने के बाद 30 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने उनकी अरेस्टिंग कर ली थी और फिर पूरा का पूरा मामला काफ़ी बड़ा हो गया था। और 2014 में गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट भी फाइल की। इस चार्जशीट में 150 प्लस विटनेसेस के स्टेटमेंट्स जो है वो शामिल थे। चार्जशीट लगभग 2800 से ज़्यादा पेजेस की थी। फिर उसके बाद जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बेल दे दी थी। इससे पहले वो 7 महीने जेल में बिता चुके थे। अब एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल डेवलपमेंट है वो हुआ इसमें। ये लीगल डिबेट का भी हिस्सा रहा। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्टिंग के मुताबिक 2018 में कंप्लेनेंट के मोबाइल फ़ोन का क्लोन्ड डेटा डिफेंस को दिया गया। इसमें 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट चैट्स और फोटोग्राफ्स शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कई मैसेजेस इंसिडेंट के पहले के भी थे। और यहाँ ना एक और इम्पॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट से आई कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने ना ट्रायल कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट थे उसका हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि तरुण तेजपाल ने शुरू में सिर्फ 7 नवंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 के फ़ोन डेटा की क्लोन कॉपी मांगी थी, लेकिन बाद में डिफेंस को उससे काफ़ी ज़्यादा पर्सनल डेटा मिल गया। इशू प्रिवेसी और सर्वाइवर के राइट्स को भी लेकर काफ़ी डिस्कस हुआ था और ये प्रोसीजरल इशू था और अलग अलग लेवल पर इस पे आर्ग्यूमेंट जो थे वो इस पे चल रहे थे। अक्टूबर 2019 में ट्रायल फॉर्मली शुरू हुआ, लेकिन 2020 में कोविड पैंडेमिक के कारण प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिले हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि इस केस को जल्दी कंक्लूड किया जाए। हाँ, और फिर उसके बाद मई 2021 में गोवा की एक सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया था। कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को सफिशिएंट नहीं माना था और इस वजह से उन्हें उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे उन सबसे एक्विंटल मिल गया था। लेकिन जजमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेकर ना काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने कहा कि असॉल्ट के तुरंत बाद कंप्लेनेंट कुछ फोटोग्राफ्स में स्माइल करती हुई नजर आ रही थी। कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को अपने रीजनिंग का एक हिस्सा बनाया। सेशंस कोर्ट के एक्विटल के बाद गोवा गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील फाइल की। ये अपील कई साल तक पेंडिंग रही। और ना अब आते हैं
लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। तो 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने सेशन कोर्ट के एक्विटल को सेट असाइड कर दिया है और हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस में कन्विक्ट कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, साथ ही उन पर मॉनेटरी फाइन भी लगाया गया। कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। So he's been convicted for all the offences that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that, because it has to be. आपका फाइन दिया है, तो क्या कहना चाहते हो? हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना? हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। कन्विक्शन के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट अपील करेंगे फिर, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, फंसाया जा रहा है, और इस तरह की बातें उन्होंने जो ये जजमेंट था उसके बाद कही अपने साइड से। ये केस ना सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉन्विक्शन की स्टोरी कतई नहीं है, इसने न्यूज रूम कल्चर, पावर इम्बैलेंस, वर्कप्लेस सेफ्टी, इंटरनल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके पर नेशनल लेवल की डिस्कशन शुरू की। एक और कॉन्टेक्स्ट समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये केस दिसंबर 2012 दिल्ली गैंगरेप के तुरंत बाद के दौर में सामने आया था। उस वक्त ना पूरा देश सेक्सुअल वायलेंस के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और इसी बैकग्राउंड में इस केस को भी बहुत ज़्यादा क्लोजली जो था वो ऑब्जर्व किया गया था। अब जो लीगल प्रोसेस है वो यहीं खत्म कतई नहीं हुई है। तरुण तेजपाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपील को एक्सेप्ट करता है तो वहां इस कॉन्विक्शन की लीगल स्क्रूटनी दोबारा से होगी, इसीलिए ये केस अभी जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा बना रहेगा। इस पूरे केस से ना एक बात समझ में आती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई बार एक ही केस अलग अलग कोर्ट में अलग अलग कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए जो एपेलेट कोर्ट का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केसेस पर बात करते वक्त हमें सेंसिटिविटी के साथ फैक्ट्स रखने चाहिए। किसी भी सर्वाइवर के बिहेवियर को स्टीरियोटाइप के बेसिस पर जज करना या किसी अक्यूज्ड को फाइनल अपील प्रोसेस से पहले या बाद में मीडिया ट्रायल का सब्जेक्ट बनाना, दोनों से बचना जरूरी है। फिलहाल ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को कन्विक्ट करते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, जहां पर इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया था उस पर भी ना जब ये जजमेंट आया उसके बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए। कुछ लोग जस्टिस सिस्टम में अभी भी उनका विश्वास है, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारा देश है वहाँ पर किसी जो विक्टिम है उनको, जो सर्वाइवर है उनको जस्टिस मिलने में कितना ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। और फिर उसके बाद जो तरुण तेजपाल ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो इस पर भी लोगों के रिएक्शन आए कि अब हो सकता है कि वहाँ पर जाके अब और कितने साल लगेंगे इस केस में। तो लोगों के रिएक्शन भी थे ना इसको लेकर काफ़ी मिक्स्ड तरह के आए हैं। तो अब ये केस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये केस जो है अभी भी जुडिशियल मैटर है, अब आगे अपील किया जाएगा। तो इसमें जो भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे और इसी तरह की हम और टॉपिक पर आपसे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए द बहन शो।